वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आपकी क्लास में। एंड आई होप कि आई एम completely audible to you today. Because of some network issues, yesterday's class hampered, but today everything is fine, everything is okay. Just be online and let's start our topic, the discussion point. यस्टरडेज क्लास में हम बात कर रहे थे पोइट्री की, और पोइट्री में कल हमने कैरोलिन पोइट्री में दो स्कूल की बात की थी। टू स्कूल्स ऑफ पोइट्री की। एक स्कूल ऑफ पोइट्री में काविलियर पोएट्स हैं और दूसरे स्कूल ऑफ पोइट्री में पोएट्री में कौन है, दूसरे स्कूल ऑफ पोएट्स में है मेटाफिजिकल पोएट्स। तो आज हम उन्हीं कैरोलिन पोएट्री की बात करेंगे। कैरोलिन के साथ उसके जो दो ब्रांचेस हैं जिनको कैविलियर्स कहा जाता है उनकी बात करेंगे, और फिर मेटाफिजिकल पोएट्री की बात करेंगे। सृष्टि जैन जी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। मंजू विश्वकर्मा जी को भी गुड मॉर्निंग। बताइए सृष्टि, एम आई ऑडिबल टू यू प्रॉपरली और नॉट? आवाज हमारी आज आ रही है कि आज भी सर्टेन इश्यूज हो रहे हैं? आई थिंक टुडे एवरीथिंग इज क्लियर बिकॉज आई टुक अ क्लास इन द इवनिंग यस्टरडे। तो आज आपको आवाज आ रही होगी। Cavalier poetry. Sir, could you please tell the answers of the questions you asked in the group? Why should I answer the question that I asked in the group? The question is yours now, and you have to give the correct answer if you have viewed the video, and if you haven't viewed the video, then you will have to view. आपको उसको देखना होगा और देखने के बाद आप उसका जो है प्रॉपर रिप्लाई खुद से करिएगा। इसकी बात हम कर रहे थे। कैविलियर की। ओके मंजू, एक्चुअली स्टुअर्ट डायनेस्टी के शुरू होने के साथ ही 1603 से ही एक पीरियड शुरू होता है इंग्लैंड में जिसको प्योरिटन पीरियड कहा जाता है, प्योरिटन एज कहा जाता है। और जॉन मिल्टन इसी प्योरिटन एज के पोएट थे, राइट? जॉन मिल्टन इस प्योरिटन एज के पोएट थे। और प्योरिटन एज शुरू कब से होता है? विद द असेंशन ऑफ जेम्स फर्स्ट ऑन द थ्रोन, जेम्स फर्स्ट के थ्रोन पर आने पर। और ये एंड होता है कॉमनवेल्थ के एंड होने के साथ साथ 1660 तक। ये पीरियड प्योरिटन का है। प्योरिटन्स होते कौन हैं? प्योरिटन्स एक रिलीजियस सेक्ट है जो चर्च में, रिलीजन में, लाइफ में, हर जगह पर दे सीक व्हाट दे सीक? प्योरिटी, राइट? उनको हर जगह पर प्योरिटी चाहिए। वही बेसिक जो है प्योरिटन होते हैं। ये हमने आपको लेमैन की भाषा में बता दिया है प्योरिटन कौन होते हैं, राइट? तो प्योरिटन के साथ हुआ ये कि एक यहां पर जो है जब चार्ल्स फर्स्ट किंग बनता है, चार्ल्स फर्स्ट किंग बनता है 1625 में, और इसके पीरियड को कैरोलिन पीरियड कहा जाता है। इसके एज को कैरोलिन एरा कहा जाता है, कैरोलिन एज कहा जाता है, जो चार्ल्स फर्स्ट का पीरियड है। और ये जो स्टुअर्ट डायनेस्टी है ना, इनको कहीं से पार्लियामेंट सूट नहीं करती थी, तो इनका पार्लियामेंट से हमेशा एक टाइप का विरोध चलता रहता था। पार्लियामेंट से एक टाइप का इनका झगड़ा चलता रहता था। एक सेकेंड।
ठीक है, तो प्योरिटन एज में फैक्शन हो गया, तो कुछ लोग जो है किंग के सपोर्ट में चले गए, और जो किंग के सपोर्ट में चले गए उनको कैविलियर कहा गया, और जो किंग के विरोध में चले गए उनको क्या कहा गया, उनको कहा गया राउंड हेड्स। क्लियर, उनको राउंड हेड्स कहा गया। राउंड हेड्स क्यों कहा गया, क्योंकि वो अपने बाल जो है कुछ इसी तरीके से कटवाते थे कि राउंड में बाल कटवा लिया करते थे। वो विरोध का एक अपना तरीका था, वो राउंड हेड्स हो गया, और किंग के सपोर्टर जो थे वो कैविलियर्स हो गए। कैविलियर का मतलब क्या होता है, कैवलरी का मतलब होता है हॉर्स राइडिंग एज ए सोल्जर्स, जो हॉर्स पर चलने वाले सोल्जर्स होते हैं। तो ऐसे लोग जो किंग के आसपास सराउंडिंग में होते थे उन्हीं को कैविलियर पोएट्स कहा जाता था। क्लियर, क्या कहा जाता था, उन्हीं को कैविलियर पोएट्स कहा जाता था। नहीं श्वेता, पोप से रिलेटेड नहीं है प्योरिटन। पोप के पहले वाला जो पीरियड है ना, वो पूरी तरीके से वो प्योरिटन पीरियड का पार्ट है, उसको वो प्योरिटी सीख करने की वहां पर बात हो रही थी। क्लियर, नहीं मैं किसी से नाराज नहीं हूं, और मैं आपसे क्यों नाराज होगा। तो ये कैविलियर पोएट्स कौन हो गए, दो सुवर सराउंडिंग द किंग्स, जो किंग के सराउंड थे। अब इधर भी एक पॉइंट समझिएगा जो पॉलिटिक्स में चल रहा है, जो यहाँ पर कैविलियर्स थे ये रेस्टोरेशन के बाद क्या बन गए, रेस्टोरेशन के बाद इनको रॉयलिस्ट कहा जाने लगा। राइट, रेस्टोरेशन के बाद इनको रॉयलिस्ट कहा जाने लगा। जो पार्लियामेंट के विरोध में होते थे, जिनको राउंड हेड्स अभी तक कहा जाता था, ये क्या बन गए, ये रॉयलिस्ट जो है ये यहाँ से बन करके जो प्योरिटी सीख करने वाले लोग थे वो बन गए डिसेंटर्स, जो विद्रोह करने वाले थे। और इस डिसेंटर्स के लिस्ट में फिर मिल्टन भी आ गए थे। और उसके बाद जो है यही बाद में धीरे धीरे पॉलिटिक्स में जब डेवलपमेंट होता गया तो रॉयलिस्ट जो थे वो टोरी बन गए, और जो राउंड हेड्स थे वो विग्स बन गए। राइट, टोरी और विग आप अभी भी सुनते हो। तो और बाद में फिर जब इंप्रूवमेंट हुआ तो जो रॉयलिस्ट थे या वो क्या हो गए, वो टोरी हो गए थे, बाद में वो लिबरल हो गए, और दूसरे वाले जो थे प्योरिटन्स, जो प्योरिटी सीख कर रहे थे, वो कंजर्वेटिव्स हो गए। क्लियर, तो ये सब जो है डेवलपमेंट अलग अलग टाइम पर होता गया। फिलहाल हमसे मतलब फिलहाल लिटरेचर का है। राइट, लिटरेचर का ही मतलब है। और लिटरेचर में जब हम कैविलियर पोएट्री की बात करते हैं तो जो कैविलियर पोएट्स हैं, ये कैविलियर पोएट्स थे कौन, वैसे कैविलियर पोएट्स वर दो फॉलोवर्स ऑफ बेन जॉनसन। कैविलियर पोएट्स बेन जॉनसन के फॉलोवर हुआ करते थे, और इसीलिए कैविलियर पोएट्स को ट्राइब्स ऑफ बेन कहा जाता था। क्या कहा जाता था, ट्राइब्स ऑफ बेन कहा जाता था। या इन्हीं को सन्स ऑफ बेन कहा जाता था। राइट, बेन के ये सन्स थे, ट्राइब्स ऑफ बेन थे ये। सन्स का मतलब मेटाफोरिकल है, यहाँ पर लिटरल नहीं है। जो बेन जॉनसन के फॉलोवर्स थे उनको क्या कहा गया, उनको कैविलियर पोएट्स कहा गया। और जो किंग के अराउंड घूमा करते थे, जो रॉयलिज्म की बात किया करते थे, जो किंग के सपोर्ट में हुआ करते थे, उनको भी कैविलियर पोएट्स कहा गया। राइट, जी टॉरी एंड बिग पॉलिटिकल पार्टीज हैं, तो पॉलिटिकल पार्टीज और लिटरेचर, ये सब लिटरेचर की पॉलिटिक्स है, दोनों इंटरमिंगल रहते हैं। राउंड हेड्स वर दी अपोनेंट्स, जो किंग के अपोनेंट्स हुआ करते थे उनको राउंड हेड्स कहा जाता था। सृष्टि, बेन जॉनसन though more famous as a dramatist was also a lyricist। लिरिक्स भी उनकी बहुत सारी हैं, पोएट्री भी उन्होंने खूब सारी लिखा है। आपने एक उनकी पोएम का नाम सुना होगा, ड्रिंक टू मी विद थाइन आइज एंड आई विल प्लेस विद माइन। ये बेन जॉनसन की लिरिक है, ड्रिंक टू मी ओनली विद थाइन आइज एंड आई विल प्लेज, राइट, आई विल प्लेस विद माइन। आप मुझे अपनी आंखों से ही ड्रिंक कर लीजिए। तो ये जो लिरिक है, जो सब्जेक्टिव लिरिक है, जो लव लिरिक कह लीजिए, ये बेन जॉनसन की पोएट्री थी।
और कैविलियर्स जो है इन्हीं पर स्टैंड कर रहे थे, कैविलियर्स इसी पर खड़े हो रहे थे। निकिता सैनी जी कई दिन के बाद आई हैं, स्वागत है आपका। बेन जॉनसन पूरी तरीके से एक क्लासिसिस्ट थे। ही वॉज डिवोटेड टू वर्जिल, वर्जिल्स एनीड। ही वॉज डिवोटेड टू होरास and other writers of antiquity. He loved order and regularity in form and simplicity in language. और जो कैविलियर पोएट्स हुए उनकी भी स्टाइल यही थी कि वो सिंप्लिसिटी को पसंद करते थे, ऑर्डर और रेगुलरिटी को पसंद करते थे और लव लिरिक्स को लिखते थे। उसी के सीक्वेंस में उन्होंने पोयम लिखी थी डॉक्टर जो है बेन जॉनसन की इमिटेशन में। ठीक है, हिज क्लासिकल रिस्ट्रेंट एंड केयरफुल क्राफ्टमैनशिप exerted a healthy influence on his followers, the Cavalier lyricists. Their lyrics are simple, clear, graceful, avoiding the extremes of over ornaments of Spenser on the one hand and the tortured with obscurity of Donne on the other. क्लियर। तो जो दूसरा ग्रुप था वो अपनी आप सिक्योरिटी के लिए जाना जाता था और जो इनका ग्रुप था कैविलियर्स का वो अपनी सिंप्लिसिटी के लिए जाना जाता था। राइट, वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जाना जाता था, वो अपने क्लासिसिज्म के लिए जाना जाता था। क्लियर। यद्यपि बेन जॉनसन बेसिकली ड्रामेटिस्ट थे लेकिन वो पोएट्री में पूरी तरीके से लिबरल है और उस लिबरलिटी के लिए उनकी एपिक्स, उनकी सॉरी पोएम्स फेमस हैं। जी कुछ समझ में आया कि नहीं? प्रेरणा भी चाय पी रही हैं और उन्हीं की प्रेरणा से मैं भी पी रहा हूं। श्वेता सिंह ने पूछ लिया कि लिरिक क्या होता है। अब देखिए, लिरिक एक शॉर्ट पर्सनल पोएम होती है। लिरिक एक शॉर्ट पोएम होती है और पर्सनल इंटेंस फीलिंग्स उसमें भरी होती है, उसी को लिरिक कहा जाता है। जो मेन कैविलियर पोएट्स थे उनमें हैं हैरिक, रॉबर्ट हैरिक, थॉमस कैर्यू, सकलिंग और लवलेस। ये कैविलियर पोएट्स हैं। जी सृष्टि बिल्कुल बता दूंगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आने दीजिए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपकी स्क्रीन पर अब आपको आ गया है। पेपर में ये पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैविलियर पोएट, या विच ऑफ द फॉलोइंग पोएट्स एक दे देगा और पूछ लेगा कि इसमें से कौन कैविलियर पोएट्स नहीं है। राइट, तो कैविलियर पोएट्स कौन है और कौन नहीं है, इस पर क्वेश्चन पेपर में बहुत आसानी से बन जाता है। तो आप यहां से नाम याद रखेंगे कि कैविलियर पोएट में कौन कौन आता है। कैविलियर पोएट में जो प्रोमिनेंट नेम्स हैं वो यही हैं। कैविलियर्स थे कौन, इसका आप उत्तर लगा लोगे। कैविलियर वाज अ ग्रुप ऑफ 17th सेंचुरी पोएट्स। क्लियर, बहुत सिंपल सा आंसर ये है कि एक 17th सेंचुरी पोएट का एक ग्रुप था दैट केम फ्रॉम द क्लासेस दैट सपोर्टेड किंग चार्ल्स फर्स्ट ड्यूरिंग द इंग्लिश सिविल वॉर। ठीक है, the best known of the Cavalier poets are Robert Herrick, Richard Lovelace,
Thomas Curry and Sir John Suckling. Right, what is written on 4 number? Lovelace, LOVELACE, उनका नाम था पूरा रिचर्ड लवलेश। लिख देता हूं नाम, रुके रहिए। दिख रहा है ना जी? रॉबर्ट हैरिक, रिचर्ड लवलेश, सर जॉन सकलिंग और थॉमस करी। These are the 4 prominent classes, prominent Cavalier poets. Most of the Cavalier poets were courtiers, with notable exceptions. For example, Robert Herrick was not a courtier, but his style marks him a Cavalier poet. Clear? Most of the poets जो हुआ करते थे ये कोर्ट के पोएट्स थे। इनको कोर्ट पोएट्स भी कहा जाता है। राइट, इनको कोर्ट पोएट्स भी कहा जाता है बिकॉज दे वर द पार्ट ऑफ द कोर्ट और दे वर द सपोर्टर्स ऑफ द किंग के सपोर्टर्स हुआ करते थे, तो ऑब्वियसली वो कोर्ट में ही रहते थे। रॉबर्ट हैरिक वॉज नॉट अ कोर्टियर, ये कोर्ट के पार्ट नहीं थे, बट हिज स्टाइल जो है, हिज स्टाइल ऑफ पोएट्री is very much similar to that of other court poets, right? उनसे सिमिलर करती है, उनसे मैच करती है, इसलिए उनको भी इसी कैटेगरी में रखा जाता है। कैविलियर पोएट्री दूसरे पोएट्री से डिफर क्यों करती है? कैविलियर पोएट्री डिफरेंट किस मामले में करती है कि ये पूरी तरीके से ट्रेडिशनल पोएट्री नहीं है। ये रिलीजन के इश्यूज को, ये फिलॉसफी के इश्यूज को, ये करंट इश्यूज को डील नहीं करती है। ये डील करती किससे है? इसका जो मेन एम होता है, इसका मेन एम है टू एक्सप्रेस जॉय एंड सिंपल ग्रेटिफिकेशन ऑफ सेलिब्रेटरी थिंग्स मच लाइवलियर देन द ट्रेडिशनल वर्क ऑफ देयर प्रीडिसेसर्स। राइट, ये फिलोसॉफिकल नहीं होती, ये उन छोटी छोटी चीजों पे बात नहीं करती, ये बड़ी बड़ी चीजों की बात, सिंप्लिसिटी की बात और जॉय की बात करती है। जस्ट अ मिनट।
अलग अलग टाइम पर होनी चाहिए क्लास, ऋषु रोहिल्ला जी कह रही हैं। ऋषु जी, आप थोड़ा इंस्टीट्यूट की भी मजबूरी समझिए, सबको सिलेबस पूरा करना है, हिंदी वाले को भी, रीजनिंग वाले को भी, मैथ्स वाले को भी, करंट अफेयर्स वाले को भी, और सब्जेक्ट वालों को भी। तो जब अलग अलग करा जो है क्लासेस सबकी अलग अलग टाइम पर होंगी तो कैसे सिलेबस पूरा होगा बेटा। एग्जामिनेशन एक साथ आ गया है, थोड़ा सा मैनेज करिए, आप भी थोड़ा सा, इंस्टीट्यूट भी मैनेज करेगा थोड़ा, इसीलिए मैंने क्लास 1 घंटे शिफ्ट कर दी है ऊपर कि थोड़ा और अटेंशन दे पाए। एक्चुअली हमारे पास भी बहुत सारे असाइनमेंट्स हो गए हैं, बट उसके लिए आप लोगों की कोई गलती नहीं है, मैंने ही रोग कई सारे पाल रखे हैं, तो इसलिए क्लास सुबह है। और होपफुली या हो सकता है कल हमारी क्लास ना हो, तो कल हमारी क्लास नहीं होगी तो कल आपको जॉन ड्राइडन का वीडियो मिलेगा, और आप जॉन ड्राइडन का वीडियो देखिए। और वैसे भी जो हमारे पुराने बच्चे हों जॉन ड्राइडन पढ़ भी चुके हैं, मैंने उनको पढ़ाया भी है, और अलेक्जेंडर पोप का भी आपका वीडियो मिलेगा। और हमको जाना कहाँ तक है, बस पोप और जॉनसन के बाद ही हमको खत्म, रोमांटिसिज्म तक ही चलना है, विक्टोरियन से तो आप ही हैं। ठीक है, तो मैं भी 20 तारीख के आसपास तक ही आपका सिलेबस खत्म कर दूंगा, और उसके बाद जो है 10 दिन का आपको ब्रेक दे दूंगा, खूब सारी पढ़ाई करिएगा, और फिर 1 तारीख से खूब प्रैक्टिस सेशन पर हम आ जाएंगे। क्लियर। आइए, तो बात कर रहे थे हम कि कैविलियर पोएट्री की। तो कैविलियर पोएट्री का जो मेन अटेंशन होता है वो मेन अटेंशन जॉय पर होता है, सेलिब्रेशन पर होता है, और वो फिलॉसफी की बात नहीं कर रहे होते, वो रिलीजन की बात नहीं कर रहे होते, वो उन ट्रेडिशनल इश्यूज की बात नहीं कर रहे होते जिन पर बाकी पोएट्री बात कर रही थी। द इंटेंट ऑफ देयर वर्क्स वाज ऑफन टू प्रमोट द क्राउन, राइट, बेसिकली वो क्राउन पर ही फोकस करते थे, राइट। इसी में से अगर कुछ पोएम्स की बात करें तो आपने थॉमस करे की एक पोएम का नाम सुन रखा होगा, उसका नाम है ट्रू ब्यूटी। कभी भी पेपर में क्वेश्चन नहीं आएगा इन सारी चीजों से, आपके पेपर में सिर्फ यही क्वेश्चन बनेगा कि इनमें से कौन कैविलियर पोएट नहीं है, और अक्सर वो कैविलियर पोएट मेटाफिजिकल में कंफ्यूजन करके दे दिया जाता है। ठीक है, चलिए 1 मिनट। दूसरा जो फैक्शन है यहाँ पर, वो ग्रुप है मेटाफिजिकल पोएट्री का। सर इस बार के जो है पीपीएफ में मेटाफिजिकल पोएट से क्वेश्चन था, 3 दिन के ग्रुप में नेम्स थे, डिफिकल्ट जो है करने के लिए आया था एजरा पाउंड एंड डाल। हाँ, यही बात मैं कह रहा हूँ ना कि कैविलियर पोएट्री से और जो है मेटाफिजिकल पोएट्री से क्वेश्चन ही यही बनता है कि इनमें से कौन मेटाफिजिकल पोएट नहीं है, या इनमें से कौन कैविलियर पोएट नहीं है। इतनी ही बात है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, राइट। मेटाफिजिकल पोएट्री जो है, इसके जो फॉलोवर्स थे,
ये ये जॉन डन के फॉलोवर्स हैं, जो मेटाफिजिकल पोएट्स हैं। मेटाफिजिकल का मतलब क्या होता है? पहली बात तो ये कि मेटाफिजिकल टर्म कहाँ से आया है। एक बात आप ये बहुत अच्छे से जानते होंगे कि कोई भी जो क्रिटिक होता है ना, कोई भी जो क्रिटिक होता है या जो पोएट होता है, वो अपने लिए कोई स्कूल नहीं बनाता, अपने लिए कोई नाम नहीं रखता। बाद के क्रिटिक्स, बाद के उसके फॉलोवर से उसका नामकरण कर दिया करते हैं। तो मेटाफिजिक्स जो टर्म है, ये सबसे पहले मेटाफिजिक्स टर्म को क्वाइन करने वाले थे जॉन ड्राइडन। और जॉन ड्राइडन ने एक बार ये कहा था कि डन अफेक्ट्स मेटाफिजिक्स। क्या कहा था? कि डन अफेक्ट्स मेटाफिजिक्स, डन मेटाफिजिक्स को प्रभावित करते हैं, ये जॉन ड्राइडन ने कहा था। और उसके बाद डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने मेटाफिजिकल पोएट्स की बात किया है। मेटाफिजिकल पोएट की बात किसने किया है? मेटाफिजिकल पोएट्स की बात किया डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने। और बाद में इसी मेटाफिजिकल पोएट्स के नाम पर एक एसे भी लिखा था टीएस एलियट ने। और मेटाफिजिकल का मतलब क्या होता है? मेटा का मतलब होता है बियॉन्ड, और फिजिकल का मतलब होता है दिस एग्जिस्टिंग वर्ल्ड। जो फिजिकल वर्ल्ड है ना, वो ये है द एग्जिस्टिंग। तो ऐसी पोएट्री, ऐसा लिटरेचर जो बियॉन्ड द वर्ल्ड की बात कर रहा है, उसको मेटाफिजिक्स कहा गया, उसको मेटाफिजिकल पोएट्स कहा गया। और डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने मेटाफिजिकल पोएट्स की बहुत कड़ी आलोचना की थी और कहा था कि ऐसे लोग हैं जो अपना ज्ञान फैलाने की, ज्ञान दिखाने की कोशिश करते हैं। दे आर they are learned people and they want to show their knowledge। और इसीलिए उनकी पोएट्री जो है पूरी तरीके से कॉम्प्लेक्स पोएट्री हो गई। और अगले जो है 200 सालों तक उनकी पोएट्री पर किसी का ध्यान नहीं गया। ये कहो थैंक्स टू टीएस एलियट हु रिवाइव्ड द मेटाफिजिकल पोएट्री। और फिर कहा कि दे वर द बेटर पोएट्स देन जो है 18th सेंचुरी पोएट्स। और क्यों बेटर थे? टीएस एलियट को ऐसा लगा कि वो यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी की बात कर रहे थे। राइट, अ थॉट टू डन इज एन एक्सपीरियंस। जी, ये फिर जो है टीएस एलियट ने इनको यहां पर पहुंचाया। पोएट्री किस लिए जाने जाते थे? पोएट्री इनकी बहुत कॉम्प्लेक्स है और अक्सर करते क्या है कि जो भी एग्जिस्टिंग चीजें हैं सोसाइटी में, ये उसको, और जो नॉन एग्जिस्टिंग चीजें हैं वो उसको, दोनों को इकट्ठा कर देते हैं, दोनों को मिला देते हैं। समटाइम्स लव इंटरमिंगल्स विद रिलीजन। और फिर जॉन डन ये डिक्लेयर करते हैं कि होल्ड योर टंग फॉर गॉड सेक, होल्ड योर टंग एंड लेट मी लव। एक तरफ गॉड की भी बात कर रहे होते हैं और दूसरी तरफ लव की भी बात कर रहे होते हैं। ये जो इंटरमिंगलिंग है, ये जो यॉकिंग है, वो यॉकिंग ही मेटाफिजिकल पोएट्री कहलाई। वही कॉम्प्लेक्सिटी इनकी मेटाफिजिकल पोएट्री की बन गई। क्लियर है? ये किस लिए जाने जाते हैं? फिर से सुन लीजिए मेटाफिजिकल पोएट्स के बारे में कि मेटाफिजिकल पोएट्स, एनी ऑफ द पोएट्स इन 17th सेंचुरी इंग्लैंड who inclined to the personal and intellectual complexity and concentration that is displayed in the poetry of John Donne, right, the chief of the metaphysical poets। और इनके अलावा जो अदर पोएट्स थे वो ग्रुप में, वो सर हेनरी वॉन, एंड्रयू मार्वेल, सर हेनरी वॉन, एंड्रयू मार्वेल, जॉन क्लीवलैंड, अब्राहम कुली, जॉन क्लीवलैंड, अब्राहम कुले, जॉर्ज हर्बर्ट, रिचर्ड क्रशा।
यहाँ दिखेगा ना। जॉर्ज हर्बर्ट एंड रिचर्ड क्रसॉ। ये जो हैं ये मेटाफिजिकल पोएट्स में हैं। Their work is a blend of emotion and intellectual ingenuity, right? ये अपने इंटेलेक्चुअल इंजीन्यूटी को के लिए जाने जाते हैं, जिसको हम अपने लिटरेरी लैंग्वेज में कंसीट जो है कंसीट कहते हैं, विट कहते हैं। क्लियर। और इनके काम क्या है, ये ऐसे सिमिलीज का यूज करते हैं जो बहुत अनसिमिलर सिमिलीज होती हैं इनकी, और उसी को एक्सटेंडेड सिमिली कहा जाता है, उसी को मेटाफिजिकल कंसीट कहा जाता है। राइट। अगर ये भी पेपर में कभी कभी क्वेश्चन आता है कि कंसीट क्या होता है, कंसीट क्या है, तो कंसीट इज एन एक्सटेंडेड सिमिली, एक ऐसी सिमिली है जहां पर बिना तुलना के ही तुलना कर दी जाए, कंपैरिजन बिना कंपैरिजन के कर दिया जाए, उसको मेटाफिजिकल कंसीट कहा जाता है। क्लियर। तो ये पोएट्स के नाम आप याद रखिएगा, सर हेनरी वॉन, एंड्रू मार्वेल, जॉन क्लीवलैंड, अब्राहम कुली और रिचर्ड क्रशा, जॉर्ज हर्बर्ट, ये मेटाफिजिकल स्कूल के पोएट्स हैं। The newness of dense poetry strongly appealed to the tastes of the time, and for a whole generation from 1630 to 1660, the metaphysical style was widely, if not universally, practiced. We have seen how even a secular cavalier poets who called themselves sons of Ben were not without traces of dense influence. The direct descendants of Den, however, were religious poets, हर्बर्ट, क्रशा, वान, और एक और पोएट इसमें है जिसका नाम था ट्रैनहर्न, राइट, TRAHERNE। ये सब रिलीजियस पोएट्स थे। ओरिजिनली वो रिलीजियस पोएट्स थे, लेकिन बाद में रिलीजन और लव, वर्ल्डली अफेयर्स को मिक्स करने की बात की गई। इन दिस ग्रुप ऑफ रिलीजियस मेटाफिजिकल पोएट्स, जॉर्ज हर्बर्ट जो है, ही इज द सेंट्रल फिगर, राइट। जॉर्ज हर्बर्ट सेंट्रल फिगर रिलीजियस के ग्रुप में माने जाते हैं। हिज ह्यूमिलिटी, सेल्फ इफेसमेंट, सिंपल पिटी एंड परफेक्ट क्रिश्चियन चैरिटी फाइंड प्लेन, डायरेक्ट एंड हार्मोनियस एक्सप्रेशन in the collection of the poems called the Temple. राइट, ये द टेम्पल जॉर्ज हर्बर्ट की पोएम है, जहां पर वो पूरी तरीके से वो एक रिलीजियस ग्रुप का ही जो है पोएट्री है। राइट, द टेम्पल बाय जॉर्ज हर्बर्ट। जॉर्ज हर्बर्ट अपने बिल्कुल डिफरेंट पोएटिक स्टाइल के लिए भी जाने जाते हैं, राइटिंग स्टाइल के लिए भी डिफरेंट जाने जाते हैं। एक बार नेट में इन पर क्वेश्चन भी आ चुका है। राइट, बाकी नाम ही पर्याप्त है आप सबके लिए। गुड मॉर्निंग पूजा। सेंट ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री की बात निकिता सैनी जी ने किया है, तो सेंट ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री में जॉर्ज हर्बर्ट का ही नाम आएगा।
जो कृषा थे, कृषा was a Catholic poet or is the nearest to done in fantastic conceits. He is the most brilliant of this group, but his hyperboles border on the जो है fatuous and the absurd. और एक टाइप की पोएट्री और जन्म ली थी इसी जमाने में। वैसे एक पोयम विलियम शेक्सपियर की भी है जिसको मेटाफिजिकल पोएट्री में रखा जाता है। कौन सी पोएम है विलियम शेक्सपियर की जिसको मेटाफिजिकल पोएट्री में रखा जाता है? ये आपने शेक्सपियर के पोएट्री पर जो वीडियो देखी है आपको वहां से इसका जवाब मिला होगा, और नहीं मिला होगा तो फिर से देखिएगा कि कहां पर किस पोएम को मेटाफिजिकल फर्स्ट मेटाफिजिकल पोएट्री कहा गया है। एक पोएट्री का जर्नर और डेवलप हुआ है इसी टाइम में जिसको कार्पे डीम कहा जाता है। अभी एक क्वेश्चन कुछ दिन पहले किसी पेपर में यूपी टीजीटी में आया था और लोग बहुत परेशान भी हो गए थे इस बात को लेकर के। कार्पे डीम का मतलब क्या होता है? कार्पे डीम का मतलब होता है टू ग्रैब द अपॉर्चुनिटी। टू ग्रैब द अपॉर्चुनिटी कार्पे डीम का मतलब है। इसका मतलब है सीज द डे। मतलब जो टाइम आपके पास है उस टाइम को सीज करिए, उस टाइम को एंजॉय करिए। ऑल्दो मोर लिटरली ट्रांसलेटेड एज pluck the day, right, referring to the gathering of moments like flowers, suggesting the ephemeral quality of life, right? pluck the day भी इसको कहा जाता है। pluck the day का मतलब क्या है कि the time that you have been given, you should enjoy that time, you should not waste your time in future prospects। आपको आगे के पीछे की बहुत नहीं सोचना चाहिए, आपको उसको ग्रैब कर लेना चाहिए, उसको एंजॉय करना चाहिए। यद्यपि कार्पे डीम का जो टर्म है ये लैटिन भाषा का टर्म है और लैटिन में एक पोएट था होरेस। होरेस ने इस टर्म को अपने ओड में यूज किया था। होरेस के ओड को आप जानते ही हैं, होरेसियन ओड कहा जाता है। होरेसियन ओड में इसको यूज किया था होरेस ने। और सजेस्टिंग एफिमिरल क्वालिटी ऑफ लाइफ, कि जो लाइफ है ना वो बहुत एफिमिरल है, टाइम इज पासिंग वेरी फास्ट एंड वी हैव टू यूज, वी हैव टू ग्रैब, वी हैव टू प्लक दैट टाइम, उसको हमें तोड़ लेना है फॉर आवर ओन बेनिफिट। उसी को कार्पे डीम कहा जाता है। और इस कार्पे डीम पर एक बहुत फेमस पोएम है रॉबर्ट हैरी की, नाम है टू द वर्जिन्स टू मेक मच ऑफ टाइम। To the virgins to make much of time, to the virgins to make much of time, ये रॉबर्ट हैरिक की पोएम है। और रॉबर्ट हैरिक कौन थे? अभी हमने आपको बताया ही वाज द मोस्ट रिलीजियस पोएट। और इन द टू द जो है इस पोएम में क्या होता है, इट बेग्स रीडर्स टू लिव लाइफ टू इट्स फुल पोटेंशियल, सिंगिंग ऑफ द फ्लीटिंग नेचर ऑफ लाइफ इटसेल्फ, राइट। लाइन है जो है पोएम की, इसी पोएम की जिसका नाम है टू द वर्जिन्स, गैदर यू रोज बड्स व्हाइल यू मे,
gather you rosebuds while you may, old time is still a flying, old time is still a flying, and this same flower that smiles today tomorrow will be dying. राइट वो फ्लावर जो आज मुस्कुरा रहा है कल वो खत्म हो जाएगा, कल वो समाप्त हो जाएगा। यही एफिमेरल है, यही है जो बहुत तेजी से बीत रहा है। इसलिए कहता है कि ग्रैब, राइट, गैदर यू रोजबड व्हाइल यू मे, गैदर द रोजबड व्हाइल यू मे। यही पूरी इसेंस है कार्पे डीम की, यही पूरी इसेंस है सीज द डे की, यही पूरी इसेंस है प्लक द डे की। क्लियर हुआ कि नहीं? रोज प्लक यू कहता है कि गैदर यू रोजबड व्हाइल यू मे, ऑल द टाइम इज स्टिल अ फ्लाइंग, एंड दिस टाइम एंड दिस सेम फ्लावर दैट स्माइल्स टुडे टुमारो विल बी डाइंग। तो आज वो अपॉर्चुनिटी है, आज उसको ग्रैब करिए। और इसके अलावा एंड्रू मार्वेल की एक पोएम है जो आप खास उससे परिचित हो, और वो एंड्रू मार्वेल की कौन सी पोएम है? उस पोएम का नाम है टू हिज क्वाई मिस्ट्रेस। टू हिज क्वाई मिस्ट्रेस एंड्रू मार्वेल की पोएम है, और बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। एंड्रू मार्वेल की पोएम है। सर आप सब समझ रहे थे कि शेक्सपियर लगाकर सही हो गया है, बट जब ऑफिशियल आई तो गलत हो गया। हाँ तो मुझको पता ही था, ठीक है। अनमैचिंग वाला, थैंक यू सर फॉर कार्पे डीम समझाने के लिए। यू आर मोस्ट वेलकम ज्योति जी। आप सब ने ये पोएम तो पढ़ी रखी है एंड्रू मार्वेल की, टू हिज क्वाई मिस्ट्रेस। उनकी मार्वेल की जो मिस्ट्रेस है ना वो बहुत ही शर्मीली है, और ही वांट्स टू एंजॉय द डे, बट वो इनको मना कर देती है। और जब इनको मना कर देती है तब ये पोएट तभी बनते हैं ना। पोएट्री के साथ तो यही लोचा है कि पोएट्री बनते ही पोएट बनते ही ऐसे ही समय में है। उसके लिए कहते हैं कि उसको किसी तरीके से परसू करने की कोशिश करते हैं, और पूरे दुनिया भर का एग्जाम्पल देते हैं, और उसी में इंडिया भी आ जाते हैं एग्जाम्पल देने के लिए, और गंगा रिवर का भी जिक्र करते हैं। और एक बार यूजीसी ने पूछ ही भी लिया था कि किस पोएम में रिवर गंगा का रेफरेंस आया है, और वो पोएम थी टू एंड्रू आज टू हिज क्वाई मिस्ट्रेस। और जब मैं नेट दे रहा था तब, और मेरा क्वेश्चन ये वाला गलत भी हो गया था, और तब से जो है पढ़ाना शुरू कर दिया, तो कभी गलत नहीं होता और आपका भी गलत नहीं होगा। क्लियर? हैड बी बट वर्ल्ड एनफ एंड टाइम, दिस क्वाइनेस लेडी वर नो क्राइम, वी वुड सिट डाउन एंड थिंक which way to walk and pass our long love's day, thou by the Indian Ganges side shouldest rubies find, I by the tide of Humber would complain, I would love you 10 years before the flood, and you should, if you please, refuse till the conversion of the Jews. My vegetable love should grow vaster than empires and more slow, and 100 years should go to praise thine eyes, and on thy forehead gaze 200 to adore each breast, which but 30,000 to the rest, and age at least to every part, and the last age should show your heart. For lady, you deserve this estate, nor would I love at a lower rate, but the problem is time is passing, we don't have time to wait, we don't have time to waste. इसलिए now we have the time, we should enjoy the opportunity that we are provided with by God. Clear? तो ये पोएम जो है एंड्रू मार्वेल की है, टू हिज क्वाई मिस्ट्रेस। क्लियर? तो ये तीन चीजें जो है कैविलियर पोएट्री से आपके लिए इंपॉर्टेंट थी। कैरोलिन एज से कैविलियर पोएट्री, मेटाफिजिकल पोएट्री और कार्पे डीम, और आज हमने इन तीनों की बात कर ली है। अब कैरोलिन पीरियड से अब अगर इंपॉर्टेंट हम की बात करें
राइटर्स की जिनको हमको पढ़ना है, जिनको आपको पढ़ना है। तो अब इस एज का पूरे सबसे इंपॉर्टेंट पोएट जो बचता है उसका नाम है जॉन मिल्टन। राइट, क्या नाम है उसका? उसका नाम है जॉन मिल्टन। और जॉन मिल्टन को क्या कहा जाता है? जॉन मिल्टन को द लास्ट चाइल्ड ऑफ रेनेसांस कहा जाता है। लास्ट चाइल्ड ऑफ रेनेसांस कहा जाता है जॉन मिल्टन को। और इस लास्ट चाइल्ड ऑफ रेनेसांस को ही लेडी ऑफ द क्राइस्ट भी कहा जाता है। लेडी ऑफ द क्राइस्ट कहा जाता है। ही वॉज द स्टूडेंट ऑफ क्राइस्ट कॉलेज एंड ही वॉज द हैंडसमेस्ट पर्सनालिटी, और इसलिए इनके स्टूडेंट्स इनको लेडी कहा करते थे। लेडी ऑफ द क्राइस्ट भी इनको कहा जाता है। और जॉन मिल्टन के एज को प्योरिटन एज कहा जाता है। जॉन मिल्टन के एज को प्योरिटन एज कहा जाता है। और जॉन मिल्टन थे का क्या? जॉन मिल्टन ने कई भाषाओं में लिखा है और कई भाषाओं में कई वर्क भी लिखा है। राइट, कई भाषाओं में कई वर्क्स लिखे हैं और ये जाने जाते हैं अपने पैम्फलेट्स के लिए। अपने पैम्फलेट्स के लिए जाने जाते हैं और जाने जाते हैं ये पैराडाइज लास्ट के लिए। और पैराडाइज लास्ट के अलावा अपने शादी और तलाक के लिए भी जाने जाते हैं। तलाक लेना चाहते थे, मिला नहीं, तो डिवोर्स ऑफ ट्रैक्ट्स लिख दिया, 4 ट्रैक्ट्स। मिल्टन जी हाँ लैटिन सेक्रेटरी भी बने थे कॉमनवेल्थ पीरियड में, जब ओलिवर क्रॉमवेल की डिक्टेटरशिप चालू हुई थी। और एंड्रयू मार्वेल जो है वो मिल्टन के सेक्रेटरी हो गए थे। क्लियर। और ये जाने जाते हैं अपने प्योरिटनिकल आइडियाज के लिए। जब किंग चार्ल्स फर्स्ट का मर्डर होता है 1649 में, तो मिल्टन उसके सपोर्टर के रूप में भी जाने जाते हैं। रेजिसाइड का इन्होंने सपोर्ट किया था और उस सपोर्ट में इन्होंने बुक्स भी लिखी थी। एक बुक का तो नाम था द टेन्योर्स ऑफ इंग्लिश किंग्स एंड मजिस्ट्रेट्स और दूसरे बुक का नाम था आइकोनोक्लास्ट्स। इन्होंने जब प्रेस पर बैन लगाया था पार्लियामेंट में ने, तो भी इन्होंने पार्लियामेंट के उस बैन के खिलाफ जाकर के एक पैम्फलेट भी लिखा था और इस पैम्फलेट का नाम था एरोपेजेटिका। इन्होंने एरोपेजेटिका में फ्रीडम को लिबर्टी देने की बात की थी। यद्यपि इनकी बात सुनी नहीं गई, लेकिन इन्होंने आवाज अपनी बहुत तेज से उठाई थी। इन्होंने शेक्सपियर पर भी एक पोयम लिखा है, ऑन शेक्सपियर। इन्होंने ऐसे भी लिखा है, उसका नाम है ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन पर लिखा है इन्होंने। ब्लाइंड हो गई है 1652 में इन द प्राइम एज ऑफ हिज लाइफ, तो भी इन्होंने सोनेट लिखा, नाम आपने सुन रखा है ऑन हिज ब्लाइंडनेस। और उसी ब्लाइंडनेस पर इनकी एक और पोयम जो है बेस्ड है, नाम है उसका सैमसन अगोनिस्ट। राइट, तो ये सारे इनके जो है काम हैं जॉन मिल्टन के। और जॉन मिल्टन पर आपको आज ही एक वीडियो अपलोडेड होगी आपके पोर्टल पर, और आप मिल्टन की वीडियो को पूरी तरीके से देखिएगा और फिर ड्राइडेन की वीडियो आपको मिलेगी। और जब हम परसों अपनी क्लास लेंगे, या हो सकता है कल भी लें, भी कुछ कंफर्म नहीं है, राइट, तब हम बात करेंगे मिल्टन के जो है ड्राइडेन पर ही बात करेंगे, जो चीजें इस वीडियो में नहीं होंगी। और रेस्टोरेशन पीरियड को पूरी तरीके से हम कवर करेंगे और उसके बाद हम फिर पोप पर आएंगे, फिर पोप और डॉक्टर सैमुअल जॉनसन पर पूरी सेंचुरी एंड हो जाएगी। क्लियर जी, इतनी सारी बातें इंपॉर्टेंट थी जो मिल्टन के बारे में हमने बता दिया है। और आज की क्लास यहीं पर आपकी वाइंड अप हो रही है। नेक्स्ट क्लास जब होगी वो आपके वीडियो देखने की बात होगी, इसीलिए वीडियो पहले कह रहा हूं कि आप मिल्टन की वीडियो देख लीजिएगा और फिर ड्राइडेन की, और फिर हम बातें करेंगे। अदरवाइज अगर हम बीच में आज बातें करने लगे तो बीच में कोहेरेंस जो है वो आपका गड़बड़ हो जाएगा। टाइम है अभी आपके पास 10 मिनट का। आपकी जो क्वेरी हो, जो क्वेश्चन हो, आप पूछिए, मैं आपको जवाब दे देता हूं। ये समझ लीजिए कि लास्ट के 10 मिनट्स आपके डाउट्स के मिनट्स हैं। पूछिए अपने अपने क्वेश्चंस।
जी सृष्टि वर्ड्सवर्थ नहीं, पूरा रोमांटिसिज्म रह जाएगा बेटा। मैं रोमांटिसिज्म की तो पूरी क्लास वर्ड्सवर्थ पर, कॉलरिज पर, सदे पर, कीट, शैली, बायरन सबकी बात करेंगे, बिल्कुल टेंशन ना लीजिए आप। जी दीप्ति बोलिए, रिप्लाई क्या, क्वेश्चन लिखिए दोबारा, क्वेश्चन दोबारा कट पेस्ट मारिए, फिर जवाब दे रहा हूं। थैंक यू ऋषु। एडमिटेड टू द हॉस्पिटल, एडमिटेड टू द कॉलेज। प्योरिटन कौन थे? प्योरिटन का सिंपल हमने मतलब बता दिया कि एक रिलीजियस सेक्ट है जो चर्च के अंदर जो करप्शन है उस करप्शन के खिलाफ बात करता है, उसके प्योरिटी की बात करता है, उसी को प्योरिटन कहा जाता है। और जॉन मिल्टन भी उसी प्योरिटन में एक थे। सभी पोएट्स आप हिस्ट्री के थ्रू ही पढ़ाएंगे। जी बेटा, जो मैं पढ़ा रहा हूँ हिस्ट्री के थ्रू ही पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि आप पे कुछ प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस तो है नहीं, तो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से क्वेश्चन बनता है, इसलिए मैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को ही लेके चल रहा हूँ और उसी के साथ जो जो पोएट्स आते जाते हैं उनको मैं कवर करता हूँ। जी गीता, जैकोबियन पीरियड में इतना ही है, बहुत कुछ नहीं है। जैकोबियन पीरियड्स में खास करके आप जॉन वेबस्टर के दोनों प्लेस, द व्हाइट डेविल और द डचेस ऑफ माल्फी को दिमाग में रखिएगा। और पूरे जैकोबियन पीरियड की सबसे बड़ी जो बात ये थी वो ये थी कि शेक्सपियर जैकोबियन पीरियड में ही रिटायर हुए थे। शेक्सपियर का लास्ट प्ले हो तो सब आपने वीडियो में देख ही लिया है। और बाइबल जो है 1611 में बाइबल का उन्होंने कंपाइलेशन करवाया था, जिसको किंग्स बाइबल या क्या कहा जाता है, उसको ऑथराइज्ड वर्जन ऑफ बाइबल कहा जाता है। वो जैकोबियन एज की सबसे बड़ी देन थी। जी दीप्ति, they were the Protestants, but they were a little bit different from the Protestants, जिनको प्योरिटन आप कहते हो। क्लासिकल लिटरेचर से आपने शुरू किया है कविता, तो बस आप सीक्वेंस में जो जो वीडियो मिल रहा है आप उसको ही देखते जाइए। मिल्टन फॉल्स इन द मिड ऑफ कैरोलिन एंड कॉमनवेल्थ पीरियड। इसी प्योरिटन एज को ही एज ऑफ मिल्टन भी कहा जाता है, राइट। प्योरिटन एज को ही एज ऑफ मिल्टन भी कहा जाता है। जी कामिनी, बिल्कुल उतना ही है। जी मैग्ना कम लॉडे का मतलब होता है विद ग्रेट डिस्टिंक्शन, राइट, विद ग्रेट डिस्टिंक्शन। 450 से 1400 का पीरियड रह गया है। जी नहीं ऋषु, रह नहीं गया है, हमने सब एक एक ढूंढ ढूंढ के करा दिया है। चौसर, गोवर और विलियम लैंगलैंड ये सब 1400 के पहले ही वाले हैं। हमने बीवुल्फ करा दिया, हमने सिनवुल्फ की बात करा दी, सब करा दिया है, कुछ छूटा नहीं है। आप वीडियोस देखिए। क्रॉम्वेल के पीरियड को ही इंटरगनम कहा जाता है। इंटरगनम का मतलब ही होता है इंटरवल, अ पीरियड व्हेन देयर वाज नो मोनार्की, नो किंग एट ऑल, वो इंटरगनम है, उसी को कॉमनवेल्थ भी कहा जाता है। सर कैंटरबरी टेल्स में करेक्टर से भी क्वेश्चंस पूछे गए थे, लाइक वाइफ ऑफ बाथ्स, इसके बारे में बता दीजिए। अब देखिए कैंटरबरी टेल्स आप प्रीफेस कहीं से तो पढ़ ही लीजिए कम से कम, और अगर प्रीफेस पढ़ लेंगे तो उसी में सारे कैरेक्टर्स के नेम्स दिए हैं, आपको वहीं से मिल जाएगा। अदरवाइज जो आपको पीडीएफ मिलेगी उसमें भी सारे नेम्स दिए होंगे। सर मेरे ऑफिशियल की के अकॉर्डिंग 88 मार्क्स हैं, बट कुछ लोग कह रहे थे कि ऑफिशियल की गलत है। क्या सर मेरे मार्क्स घट जाएंगे? सर कल मेरे से पूछा किसी ने कि तुम किससे पढ़ी हो, तो सबसे पहले आपका नाम लिया, फिर अध्ययन मंत्रा, तो बोले कि आपके सर बहुत टैलेंटेड है। इसका मतलब मैंने आज है कहा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। अरे वाह, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, आपके सर बहुत टैलेंटेड है, इसलिए आपको बहुत बहुत बधाई।
एक्चुअली 88 सही है और कुछ नहीं, 2-3 आंसर ही गलत हैं और वो 2-3 आंसर चेंज हो जाएंगे, बोर्ड चेंज करेगा। जैसे कि एक आंसर तो बहुत सिंपल वाला गलत उन्होंने कर दिया है, जिसमें एक डेफिनेशन उन्होंने पूछी थी ट्रेजेडी की, तो उसका उत्तर उन्होंने गलत दे दिया है। एक जवाब और गलत है और सब अगली बार आंसर की आएगी तो रेक्टिफिकेशन होकर के आ जाएगा। आप पीडीएफ देखिएगा ऋषु जी, आपको वहां से मिल जाएगा। सॉरी, वीडियो देखिएगा, पीडीएफ आपको आज कोशिश करूंगा कि अपलोड करा दूं। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच, बी हेल्दी, स्टे सेफ एंड कीप ऑन वर्किंग हार्ड, ऑल द बेस्ट।